हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको आवर्स। सो आज की क्लास में हम करेंगे लास्ट क्लास के एमसीक्यूज़। क्लास नंबर 14 में हमने टॉपिक किया था रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी का। लेक्चर कैडरे इकोनॉमिक्स के लिए यूनिट है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज उसी की क्लास के हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से रिकॉल हो जाए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यू नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रपोज द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। ये मैंने साफ साफ आपको बताया था कि इकोनॉमिस्ट आपको याद रखने हैं, तो ये दिया हमें पॉल समल्सन ने। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंज्यूमर प्रेफरेंस आर रिवील्ड थ्रू एक्चुअल चॉइसेस। इनका मानना ये था कि कंज्यूमर जो मार्केट में एक्चुअल में शॉपिंग करता है, अपनी चॉइसेस को बताता है, रिवील्ड करता है, उसी से हमें पता चलता है कि कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर रहा है, ना कि वर्बल स्टेटमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बिलोंग्स टू विच अप्रोच। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कौन सी अप्रोच के ऊपर काम करती है? कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवील्ड प्रेफरेंस और वेलफेयर अप्रोच। हम सभी एक बार देख लेते हैं। जो कार्डिनल अप्रोच है ये हमें बताता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, और ये हमें मार्शल ने दी है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में है हम आईसी कर्व्स का यूज़ करके ये बताते हैं कि कंज्यूमर कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है, मतलब वो अपनी चॉइसेस को रैंक करता है। ठीक है, नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं, ये हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी बताता है। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में हम यूज़ करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच का, कि कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रिवील्ड करके बताता है कि एक्चुअल में उसे किस चीज़ से बेटर यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इसका आंसर है। सिमल्सन ने ये इंट्रोड्यूस किया, एक सेपरेट बिहेवियरल अप्रोच है ये, वेयर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस इन्फर्ड फ्रॉम ऑब्जर्व्ड मार्केट चॉइसेस। जो एक्चुअल में मार्केट में कर रहा है कंज्यूमर, उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि कंज्यूमर को एक्चुअल में क्या प्रेफरेंसेस चाहिए। ठीक है, ये एक बिहेवियरल अप्रोच है। थर्ड एमसीक्यू आता है हमारे पास, द बेसिक अजम्पशन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज द कंज्यूमर कैसा होता है? इरेशनल, रैशनल, इमोशनल, इग्नोरेंट। इरेशनल का मतलब है वो समझदार नहीं है, रैशनल का मतलब है वो समझदार है, उसे पता है उसने अपना 1 रुपया भी अगर खर्च करना है कहाँ पे खर्च करना है। इमोशनल, वो सेंटिमेंटल है। इग्नोरेंट, या उसे मार्केट में ही इग्नोर किया जाता है। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। हमने देखा था एजम्पशंस में कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में ये माना गया है कि कंज्यूमर रैशनल है। A rational consumer always chooses the most preferred and affordable bundle. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रेफरेंसेस आर रिवील्ड थ्रू। कहते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस कैसे रिवील की जाती हैं? इंटरव्यूज़ के द्वारा, क्वेश्चनर्स के द्वारा, एक्चुअल मार्केट बिहेवियर के द्वारा, या फिर यूटिलिटी मेजरमेंट के द्वारा। तो हमें ये चीज़ पता है, हमने पढ़ी है कि एक्चुअल मार्केट में कंज्यूमर अपनी चॉइसेस को कैसे रिवील करता है, उसका बिहेवियर कैसे रहता है, तो इसी से हमें पता चलता है कि वो अपनी प्रेफरेंसेस कैसे रिवील कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एलिमिनेट्स द नीड ऑफ मेयरिंग प्राइस, इनकम, यूटिलिटी, क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में जो पॉल समल्सन है उन्होंने यूटिलिटी की नीड को एलिमिनेट किया था, कि यूटिलिटी की ज़रूरत नहीं है, हम बिहेवियर देखेंगे कि कंज्यूमर एक्चुअल में मार्केट में कैसा बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने यूटिलिटी वाले फैक्टर को क्या किया था? एलिमिनेट किया था। समल्सन रिजेक्टेड बोथ कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, साइकोलॉजिकल मेयरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, दोनों को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। आगे आता है आपका द वीक एग्जाम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस स्टार्ट। जो WARP है वो हमें क्या बताता है? प्रेफरेंसेस में कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, प्रेफरेंसेस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अ चूजन बंडल कैन नॉट बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ अनदर प्रीवियसली रिजेक्टेड अफोर्डेबल बंडल। कहते जो आपने बंडल चूज़ किया, जो एक कंज्यूमर ने बंडल चूज़ किया, वो कभी उस बंडल को रिजेक्ट नहीं कर सकता जो आपने पिछली बार छोड़ा था उसके बेसिस पे। समझे? कंज्यूमर ने जो भी सिलेक्ट किया वो दूसरी सिचुएशन में उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता किसी अदर ऑप्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अगर कंज्यूमर ने A चूज़ किया है ओवर B, तो वो किसी और सिचुएशन में B को नहीं चूज़ कर सकता ओवर A। तो यही हमें WARP बता। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी।
एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। कंसिस्टेंसी को बताता है कंज्यूमर की चॉइसेस को लेके, कॉन्ट्राडिक्टिव बिहेवियर को वो प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है। ठीक है, आगे है WARP मेनली टेस्ट। क्या टेस्ट करता है? कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइसेस, या फिर इनकम इफेक्ट, या फिर प्रोडक्शन एफिशिएंसी। तो ये हमें कंसिस्टेंसी बताता है। WARP मैंने कल बताया था। WARP किसकी बात करेगा? कंसिस्टेंसी की। और SARP किसकी बात करेगा? ट्रांसटिविटी की। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। SARP स्टैंड्स फॉर स्ट्रॉन्ग एक्सोइम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास SARP इज़ अ स्ट्रोंगर दैन WARP बिकॉज इट रूल्स आउट। ये कौन सी चीज़ को बाहर निकालता है? डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ओनली, इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन ऑल्सो, प्राइस चेंजेस और इनकम चेंजेस। ये हमें बताता है इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शंस ऑल्सो। ठीक है, ऑप्शन बी। इसको देखो, SARP प्रिवेंट करता है, बचाता है प्रेफरेंसेस साइकिल्स को, जैसे कि ट्रांसटिविटी, सच एज अगर A को B से हम बता रहे हैं तो B अगर C से प्रेफर किया जा रहा है तो ऑटोमेटिकली A to C किया जाएगा। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे गलत है, A to C किया जाएगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इफ बंडल A इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू बंडल B देन अकॉर्डिंग टू WARP क्या होगा? कहते हैं अगर A बंडल को डायरेक्टली रिवील किया जा रहा है ओवर B बंडल के, तो इससे क्या होगा? WARP के अंदर B कैन लेटर बी चूजन, B को हम दोबारा चूज कर सकते हैं ओवर A, बोथ आर अफोर्डेबल, अगर दोनों अफोर्डेबल हो। B कैन नॉट बी चूजन ओवर A व्हेन बोथ आर अफोर्डेबल। अगर किसी और सिचुएशन में दोनों ही अफोर्डेबल हैं तब भी B को नहीं लिया जाएगा, पहली प्रेफरेंस A को ही रखी जाएगी। यही हमें कंसिस्टेंसी बताता है, यही हमें WARP बताता है। तो WARP हमें क्या प्रोहिबिट्स करता है? रिवर्सल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। तो ये कीवर्ड याद रख लेना, हो सकता है यहाँ से आ जाए। रिवर्सल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, जो उन्होंने अपनी प्रेफरेंस रिवील्ड की उसका रिवर्स नहीं कर सकता कंज्यूमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। विच इफेक्ट इज इग्नोर्ड इन सैमुअल्सन्स ओरिजिनल रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी? कौन सा इफेक्ट इग्नोर किया गया? इनकम इफेक्ट। तभी तो वो मैंने बताया था ओवर कंपनसेशन इफेक्ट। ओवर कंपनसेशन इफेक्ट से ही कंज्यूमर की इनकम वापस ली जाती है ताकि वो ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए और नए बढ़े हुए दाम पे अपने ओरिजिनल बंडल ही परचेज करें। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। इनकम इफेक्ट को सैमुअल्सन ने नेग्लिजिबल माना है बट हिक्स ने बताया है। ठीक है, स्लट्सकी की इक्वेशन यूज़ करके। 12th क्वेश्चन है हमारे पास। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी एज्यूम क्या एज्यूम करती है? कांस्टेंट प्राइसेस, स्टेबल प्रेफरेंसेस, अनलिमिटेड इनकम, परफेक्ट कंपटीशन। ये एज्यूम करती है स्टेबल प्रेफरेंसेस। बस इतना याद रखना, रिवील्ड प्रेफरेंस में हमेशा कंसिस्टेंसी और ट्रांसटिविटी की बात की जाएगी। ठीक है, कभी भी कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज नहीं करेगा। ये है हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और ट्रांसटिविटी में हमें इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन बताई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। विच असम्पशन इज एसेंशियल फॉर ड्राइविंग द डिमांड थ्योरम इज इन द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी? डिमांड थ्योरम को ड्राइव करने के लिए कौन सी असम्पशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग? तो रैशनैलिटी भी होनी चाहिए, कंज्यूमर समझदार होना चाहिए, ट्रांसटिविटी होनी चाहिए, इनडायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय पॉल सैमुअल्सन टू ओवरकम विच लिमिटेशन? कौन सी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया पॉल सैमुअल्सन ने? तो ये मैंने बताया था आपको। ऑप्शन ए है द अजम्पशन ऑफ रैशनल कंज्यूमर मॉडल। तो रैशनल तो उन्होंने अपनी अजम्पशन में ही माना है, तो इसको हम लिमिटेशन कैसे ले सकता है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में पॉल सैमुअल्सन? ठीक है, नेक्स्ट है द डिपेंडेंसी ऑन अनऑब्जर्वेबल साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्टिव डेटा। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड टू गिवन गुड। तो इसका तो मैंने कभी बताया ही नहीं रिवील्ड प्रेफरेंस में, कल वाले लेक्चर में। द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मैंने तो ये बताया था कि यूटिलिटी का यूज़ नहीं किया गया रिवील्ड प्रेफरेंस में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए तो ठीक है, तो ऐसे एलिमिनेट करके आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है एक बार देख लो। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में हम इंट्रोस्पेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करते हैं, है ना। मैंने बताया था इंडिफरेंस कर्व में अजम्पशन में कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है,
हो सकता है जिस चीज़ से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही हो उस चीज़ से आपको बिल्कुल ही कम यूटिलिटी मिल रही हो, इसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल यूटिलिटी रैंकिंग के ऊपर काम करता है कि कंज्यूमर को दिमाग में कितना यूटिलिटी जा रहा है उसके दिमाग के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। विच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सैमुअल्सन ने इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी फॉर्मुलेट की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अंडर द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी फ्रेमवर्क व्हेन द प्राइसेस ऑफ नॉर्मल गुड फॉल्स, हाउ डज सैमुअल्सन आइसोलेट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में सैमुअल्सन, जब नॉर्मल गुड के प्राइसेस गिर जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। बाय कीपिंग कंज्यूमर ऑन ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, देखो मैंने बताया था कि आईसी कर्व्स का तो यूज़ ही नहीं किया गया है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बाय यूजिंग ओवर कंपनसेशन इफेक्ट टू लेट द कंज्यूमर बाय द ओरिजिनल बंडल। क्या हम कंज्यूमर से बढ़ी हुई इनकम वापस ले लेंगे और उसकी बढ़ी हुई इनकम वापस लेने पे कंज्यूमर अपने ओरिजिनल बंडल के ऊपर ही आ जाएगा। तो यही था, मैंने बताया था, ओवर कंपनसेशन इफेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लो। बाय कीपिंग द नॉमिनल मॉनेटरी इनकम कम्प्लीटली कांस्टेंट, नॉमिनल मॉनेटरी इनकम को कांस्टेंट रखना, इसकी बात मैंने आपको नहीं बताई। स्लट्सकी कांस्टेंट यूटिलिटी मेथड, ये भी हमने नहीं पढ़ा। स्लट्सकी का तो हम हिक्स में वाले में देखेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, डिफरेंस कर्व ना होने की वजह से ही सैमुअल्सन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को निकालने के लिए ओवर कंपनसेशन इफेक्ट का यूज़ करते हैं। जब प्राइस गिरता है, कंज्यूमर की थोड़ी सी रियल इनकम बढ़ जाती है तो वो इनकम वापस ले ली जाती है ताकि वो नए दाम पर अपने पुराने वाले बंडल पर ही रह सके। और फिर ये देखा जाता है कि नए दाम पे, मतलब जो प्राइजेज़ गिरे हैं गुड्स के, उसकी वजह से जो चीज़ें सस्ती हुई हैं वो ज़्यादा खरीदी जाती है, जिससे नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रूव होता है। तो ये बात की थी हमारी सैमुअल्सन ने। तो ये थे आपके कल की क्लास के क्वेश्चंस, जिसमें हमने 1 to 15 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। जिन्होंने वो कल की थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी, वो थ्योरी वाली क्लास देखो, फिर आपके ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, प्लस अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।